B.Ed नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। B.Ed एक सेंट ईयर पेपर 4 पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी का शिक्षा शास्त्र। भाषा क्या है, उसके महत्व और रूपों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यह उत्तर आपकी आवश्यकता के अनुसार विस्तृत लेकिन संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। 1. भाषा क्या है? What is language? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक प्रक्रिया है। परिभाषा: भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। डॉक्टर रजब अली: भाषा केवल वाणी या शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संकेत, इशारे, लिखित रूप, चित्र आदि भी शामिल हो सकते हैं। 2. भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा का महत्व अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है। सामाजिक महत्व। भाषा समाज के निर्माण और विकास का आधार है। यह सामाजिक व्यवहार और संबंधों को स्थापित करती है। 2. सांस्कृतिक महत्व। भाषा संस्कृति की संवाहिका है। परंपराएं, रीति रिवाज, लोक कथाएं, इतिहास सब भाषा के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं। 3. शैक्षिक महत्व। ज्ञान का संचरण भाषा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा प्रणाली पूरी तरह भाषा पर आधारित होती है। 4. आर्थिक व वैज्ञानिक महत्व। आधुनिक युग में तकनीकी विकास, व्यापार, विज्ञान, सूचना तकनीक आदि में भाषा की केंद्रीय भूमिका है। राष्ट्रीय एकता। कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त होता है जब उसकी एक सामान्य भाषा हो जो सभी को जोड़ सके। 3. भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 मुख्य रूप माने जाते हैं। बोली भाषा, स्पोकन लैंग्वेज। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें उच्चारण, ध्वनि, लय और स्वर प्रमुख होते हैं। यह संप्रेषण का प्रारंभिक और स्वाभाविक तरीका है। उदाहरण हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि की विभिन्न बोलियां, ब्रज, अवधी, बुंदेली। 2. लिपि भाषा, रिटन लैंग्वेज। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिपि, व्याकरण, वाक्य रचना आदि महत्वपूर्ण होते हैं। ज्ञान को स्थायी रूप देने में सहायक। उदाहरण देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि लिपियां। भाषा के 2 मुख्य रूप माने जाते हैं। 2. मातृभाषा शिक्षण के अर्थ, स्वरूप तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। 1. मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ मदर टंग टीचिंग। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बालक जन्म के बाद सबसे पहले सुनता, समझता और बोलना सीखता है। यह उसके परिवेश, परिवार और समाज की भाषा होती है। मातृभाषा शिक्षण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक को उसकी मातृभाषा में औपचारिक रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सिखाया जाता है। सरल शब्दों में, मातृभाषा शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को उसकी अपनी भाषा के माध्यम से भाषिक कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे श्रवण, वाचन, लेखन और अभिव्यक्ति। 2. मातृभाषा शिक्षण का स्वरूप, नेचर, फीचर्स ऑफ मदर टंग टीचिंग। मातृभाषा शिक्षण का स्वरूप बहुआयामी होता है। इसके कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक, नेचुरल। बालक अपनी मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है, इसलिए इसका शिक्षण सहज और कम जटिल होता है। 2. अनुभवाधारित, एक्सपीरियंस बेस्ड। बालक अपने आसपास के अनुभवों से मातृभाषा को सीखता है, इसलिए इसका शिक्षण दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। 3. संप्रेषणात्मक, कम्युनिकेटिव। यह भाषा संप्रेषण का प्रमुख साधन है,
इसलिए इसका शिक्षण संवाद और अभिव्यक्ति पर केंद्रित होता है। 4. संवेदनशीलता और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला। मातृभाषा में व्यक्ति अपनी भावनाओं को सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकता है। इससे उसकी रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। अन्य विषयों के अधिगम का आधार। मातृभाषा के माध्यम से ही बालक अन्य विषयों को भी समझता और सीखता है। यह शिक्षण की नींव होती है। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल भाषा सिखाना नहीं, बल्कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भाषिक कौशलों का विकास। बालकों में सुनने, श्रवण, बोलने, पढ़ने, पठन और लिखने, लेखन की दक्षता का विकास करना। स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण के प्रयोग की आदत डालना। 2. अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट और प्रभावी रूप से कहने की क्षमता विकसित करना। 3. साहित्यिक रुचि और संस्कारों का विकास। मातृभाषा के माध्यम से साहित्यिक कृतियों से परिचय कराना ताकि बालक में नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों का विकास हो। 4. चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास। मातृभाषा के माध्यम से सोचने, विश्लेषण करने और कल्पना करने की क्षमता विकसित होती है। अध्ययन की नींव तैयार करना। अन्य विषयों को समझने और पढ़ने के लिए भाषा की मूलभूत समझ आवश्यक होती है, जो मातृभाषा से मिलती है। 6. सामाजिक एकीकरण। भाषा के माध्यम से बालक समाज, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ता है। 4. निष्कर्ष कंक्लूजन। मातृभाषा शिक्षण न केवल भाषा की दक्षता सिखाने का माध्यम है, बल्कि यह बालक के समग्र विकास की कुंजी है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण करना बालक के लिए सहज, प्रभावी और उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा को ही शिक्षण का माध्यम बनाना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन: यदि कोई बालक अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह सोच सकता है, तो वह किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं। विस्तृत वर्णन: देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं इन डिटेल। 1. देवनागरी लिपि का परिचय। इंट्रोडक्शन टू देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख और प्राचीन लिपियों में से एक है। यह लिपि मुख्यतः हिंदी, संस्कृत, मराठी, संथाली, कोंकणी आदि भाषाओं के लेखन हेतु प्रयुक्त होती है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इसे देवताओं की नगरी की लिपि कहा जाता है, इसलिए इसे देवनागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक फोनेटिक लिपि है, जिसका अर्थ है जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता। 2. देवनागरी लिपि की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। ध्वन्यात्मक लिपि फोनेटिक स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि में अक्षर उच्चारण के अनुरूप लिखे जाते हैं। प्रत्येक वर्ण एक निश्चित ध्वनि को दर्शाता है। 2. स्वर और व्यंजन का स्पष्ट विभाजन। इस लिपि में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इनके साथ ही संयुक्ताक्षर, मात्राएं और अन्य चिन्ह भी व्यवस्थित हैं। 3. शुद्ध लेखन व्यवस्था। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि का अलग अलग वर्ण होता है, जिससे लेखन में अस्पष्टता नहीं रहती। उदाहरण क, ख, ग, घ सभी का उच्चारण भिन्न है और स्पष्ट वर्णन है। 4. मात्रा प्रणाली। स्वरों को दर्शाने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे क प्लस आका, क प्लस इकी, क प्लस इकी। रूपात्मक विशेषता। माथा रेखा, शिरोरेखा। देवनागरी लिपि की सबसे विशिष्ट पहचान है शिरोरेखा, जो शब्दों के ऊपर एक सीधी रेखा के रूप में चलती है। इससे शब्द एकीकृत और पढ़ने में आसान बनते हैं। 6. संयुक्ताक्षर कॉन्जंट कॉन्सोनेंट्स।
दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्ताक्षर बनते हैं, जैसे प्लस तक्त, प्लस रत्रा। 7 नियमित व व्यवस्थित लिपि। इस लिपि की संरचना वैज्ञानिक है, जिससे इसमें पढ़ना और सिखाना अपेक्षाकृत सरल होता है। 8 बहुभाषीय उपयोगिता। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी आदि अनेक भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। 3 देवनागरी लिपि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। संयुक्ताक्षरों की जटिलता। संयुक्ताक्षरों के लिखने और पढ़ने में कठिनाई होती है, विशेषतः छोटे बच्चों या नए सीखने वालों के लिए। उदाहरण ज्ञ, त्र, श्र, स्त्र आदि। 2 उच्चारण में विविधता का समर्थन नहीं। कुछ ध्वनियां जैसे व और ब, श और श, इनका उच्चारण अलग हो सकता है, लेकिन देवनागरी लिपि में इनकी स्पष्ट भिन्नता नहीं दर्शाई जाती। 3 अत्यधिक मात्राओं का बोझ। हर स्वर के लिए अलग मात्रा चिन्ह होते हैं, जो कभी कभी शब्द को पढ़ने में कठिन बना देते हैं। उदाहरण कृपा, दृष्टि आदि। 4 लेखन में गति की कमी। अन्य लिपियों जैसे रोमन की तुलना में देवनागरी को लिखने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें वर्णों, मात्राओं और शिरोरेखा का ध्यान रखना पड़ता है। डिजिटल और टाइपिंग की समस्याएं। यद्यपि अब यूनिकोड प्रणाली आने से सुधार हुआ है, परंतु अभी भी बहुत से लोग देवनागरी में टाइपिंग को कठिन मानते हैं, खासकर संयुक्ताक्षरों के कारण। 4 निष्कर्ष, कंक्लूजन। देवनागरी लिपि भारतीय भाषाओं की आत्मा है। यह वैज्ञानिक, सुनियोजित और ध्वन्यात्मक लिपि है, जो भाषिक अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत सक्षम है। हालांकि कुछ सीमाएं इसमें हैं, जैसे संयुक्ताक्षरों की कठिनता और आधुनिक युग में डिजिटल चुनौती, लेकिन इसके बावजूद यह लिपि भारतीय भाषाओं के लेखन और अभिव्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त और सक्षम माध्यम है। संक्षेप में, देवनागरी लिपि जैसी बोली जाए वैसी ही लिखी जाए की अवधारणा पर आधारित है। 4 हिंदी भाषा का महत्व, मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में। 1 भूमिका, इंट्रोडक्शन। हिंदी भाषा भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह न केवल संचार का साधन है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की संवाहक भी है। हिंदी भाषा का महत्व 2 प्रमुख रूपों में उभर कर सामने आता है। मातृभाषा, मदर टंग। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। इन दोनों रूपों में हिंदी भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। 2 मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व, इम्पोर्टेंस एज अ मदर टंग। प्राकृतिक भाषा अधिगम का साधन। हिंदी भारत के करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। बालक अपने जीवन के पहले शब्द इसी भाषा में सीखता है। इससे उसे भाषा सीखने में सरलता मिलती है। 2 संवेदनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम। व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छे ढंग से अपने विचार, भावनाएं और अनुभव अभिव्यक्त कर सकता है। 3 संस्कृति और परंपराओं की संवाहक। हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, लोकगीत, कथाएं और इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहते हैं। 4 प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम। शिक्षा का आरंभ मातृभाषा के माध्यम से होने पर बालक को विषय समझने और अभिव्यक्त करने में आसानी होती है। सामाजिक एकता और पहचान का आधार। हिंदी भाषा अपने मातृभाषी लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ती है। 3 राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व, इम्पोर्टेंस एज अ नेशनल लैंग्वेज। भारतीय संविधान और हिंदी। संविधान की अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी को भारत में व्यापक स्तर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, परंतु व्यवहार में इसे राष्ट्रीय एकता की भाषा माना जाता है।
राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। हिंदी पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। यह एक संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज के रूप में कार्य करती है। 2. सरकारी कार्यों की भाषा। केंद्र सरकार के अधिकांश कार्य हिंदी में होते हैं। संसद, सरकारी कार्यालयों, रेलवे, डाक विभाग आदि में हिंदी का प्रमुखता से प्रयोग होता है। 3. संचार माध्यमों की प्रमुख भाषा। रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सिनेमा और सोशल मीडिया में हिंदी का उपयोग व्यापक रूप से होता है, जिससे यह आम जन तक पहुंचती है। 4. राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व। हिंदी का ज्ञान प्रशासनिक सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक होता जा रहा है। अन्य भारतीय भाषाओं से साम्यता। हिंदी की शब्दावली, व्याकरण और संरचना भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, 4. हिंदी भाषा के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस फेस्ड बाय हिंदी। अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। शहरी क्षेत्रों और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे हिंदी को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। 2. अन्य भाषाई राज्यों में विरोध। कुछ राज्यों में हिंदी को थोपे जाने की भावना के कारण इसका विरोध भी होता है। 3. शुद्ध भाषा की उपेक्षा। आजकल हिंदी में अत्यधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होने लगा है, जिससे इसकी शुद्धता प्रभावित हो रही है। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी भाषा का भारत में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों रूपों में अत्यधिक महत्व है। यह न केवल भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की भाषा है, बल्कि राष्ट्रीय विकास और प्रशासन की धुरी भी है। हमें हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु अन्य भारतीय। 5. ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुशैक्षणिक अनुदेशात्मक उद्देश्य। 1. भूमिका, इंट्रोडक्शन। अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वे उद्देश्य होते हैं जो किसी शिक्षण गतिविधि के अंत में विद्यार्थी से अपेक्षित ज्ञान, कौशल अथवा रवैये, एटीट्यूड के विकास को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम एक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद थे। उन्होंने 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम आज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। 5. ब्लूम। 6. निष्कर्ष, कंक्लूजन। ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ योजना और मूल्यांकन के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। इसके माध्यम से शिक्षण को अधिक व्यवस्थित, प्रभावशाली और व्यक्तित्व विकास केंद्रित बनाया जा सकता है। 6. भाषाई कौशल का विकास। 1. भूमिका, इंट्रोडक्शन। भाषा संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है और भाषाई कौशल वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से सुन सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। भाषाई कौशलों का विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, सामाजिक संपर्क, शैक्षिक उपलब्धि और व्यावसायिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। 1. सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल। अर्थ। सुनना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करता है। विकास के उपाय। कहानी सुनाना, संवादों को सुनकर उत्तर देना, रेडियो ऑडियो क्लिप का प्रयोग, निर्देशों को सुनकर पालन करना। महत्व। उच्चारण सुधार, शाब्दिक भंडार, वोकैब्युलरी में वृद्धि, ध्यान और एकाग्रता का विकास। 2. बोलने का कौशल, स्पीकिंग स्किल। अर्थ। बोलना एक प्रस्तुतात्मक कौशल है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं व अनुभवों को मुखर रूप में अभिव्यक्त करता है। विकास के उपाय।
समूह चर्चा, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, संवाद अदायगी, दिनचर्या का मौखिक विवरण देना, महत्व, आत्मविश्वास का विकास, स्पष्ट अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क में सहायक। 4 लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। अर्थ, लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिपिबद्ध करता है। विकास के उपाय, चित्र विवरण लिखना, पत्र अनुच्छेद कहानी लेखन, डायरी लेखन, वर्तनी और व्याकरण पर ध्यान देना। महत्व, रचनात्मकता का विकास, अनुशासन और स्पष्टता, परीक्षा की तैयारी में सहायक। 4 भाषाई कौशलों के विकास के समेकित उपाय, इंटीग्रेटेड मेथड्स फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स। एकीकृत पद्धति, इंटीग्रेटेड अप्रोच, चारों कौशलों को एक साथ विकसित करने की विधि। उदाहरण, कहानी सुनना, चर्चा करना, पढ़ना, लेखन करना। गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानी लेखन, संवाद लेखन, नाटक, समूह गतिविधियां। भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब, सुनने और बोलने के अभ्यास हेतु तकनीकी माध्यम। ऑडियो विजुअल संसाधनों का प्रयोग, फिल्में, वीडियो, पॉडकास्ट आदि। 5 निष्कर्ष, कंक्लूजन। भाषाई कौशलों का संतुलित विकास व्यक्ति को न केवल प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाता है बल्कि उसे सामाजिक, बौद्धिक और व्यावसायिक रूप से सक्षम भी बनाता है। इन चारों कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के नियमित अभ्यास द्वारा भाषा पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। 7 श्रवण कौशल, उद्देश्य, विधियां। 1 भूमिका, इंट्रोडक्शन। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल, भाषा के 4 मूलभूत कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में सबसे पहला और आधारभूत कौशल है। श्रवण ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई बालक भाषा से सबसे पहले परिचित होता है। भाषा का प्रारंभ सुनने से होता है और सुनना सीखने की पहली सीढ़ी है। 2 श्रवण कौशल का अर्थ, मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल से आशय उस योग्यता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करता है और उचित प्रतिक्रिया देता है। यह केवल सुनना, हियरिंग नहीं है, बल्कि सुनकर समझने, अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया है। 6 श्रवण कौशल के विकास में ध्यान देने योग्य बातें। वातावरण शांत और ध्यानाकर्षक होना चाहिए। सुनने की सामग्री रोचक और आयोपयुक्त हो। शिक्षक को स्वयं भी अच्छा श्रोता बनना चाहिए। छात्रों को बात काटने की आदत से बचाना चाहिए। श्रवण के बाद प्रतिक्रिया देना आवश्यक हो। 7 निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्रवण कौशल का विकास भाषा शिक्षण की आधारशिला है। एक अच्छा श्रोता न केवल अच्छी तरह सीखता है बल्कि वह सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से भी अधिक परिपक्व होता है। शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे छात्रों में यह कौशल प्रारंभ से ही विकसित करें। 6 श्रवण कौशल के विकास में ध्यान देने योग्य बातें। 1 भूमिका, इंट्रोडक्शन। भाषण कौशल, स्पीकिंग स्किल, भाषा के 4 मूलभूत कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। यह प्रस्तुतात्मक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, तथ्यों और सूचनाओं को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है। भाषण केवल बोलना नहीं है बल्कि प्रभावी ढंग से बोलना एक कला है। 2 भाषण कौशल का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल। भाषण कौशल से आशय उस योग्यता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सुनियोजित, स्पष्ट, सुचारू एवं प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को मौखिक रूप में अभिव्यक्त कर सके। यह केवल शाब्दिक बोलने की क्षमता नहीं है बल्कि इसमें उच्चारण, शब्द चयन, भाव भंगिमा, संप्रेषण कौशल और सुनने वाले से संपर्क बनाए रखना भी शामिल होता है। 4 भाषण कौशल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल। संचार का प्रभावशाली माध्यम।
भाषण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक सीधे पहुंचा सकता है। 2. नेतृत्व क्षमता का विकास। अच्छा वक्ता श्रोताओं को प्रभावित कर सकता है। यह नेतृत्व की पहली शर्त है। 3. शिक्षा और प्रतियोगिता में सहायक। वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, इंटरव्यू आदि में सफलता के लिए यह कौशल आवश्यक है। 4. रोजगार और करियर में उपयोगी। संचार कुशल व्यक्ति सभी क्षेत्रों में वांछनीय होता है, शिक्षक, वकील, नेता, पत्रकार आदि। सामाजिक आत्मविश्वास का विकास। प्रभावी बोलने वाला व्यक्ति समाज में आत्मविश्वास के साथ संवाद कर सकता है। 6. भाषण कौशल विकसित करने की विधियां, मेथड्स टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। 1. छात्रों से मौखिक उत्तर लेना। पाठ के प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने के लिए प्रोत्साहित करना। 2. वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता। विषय चुनकर बच्चों को मंच पर भाषण देने का अवसर देना। 3. चित्र विवरण, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। किसी चित्र को देखकर उसका मौखिक वर्णन करना। 4. भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। विभिन्न पात्रों की भूमिकाओं का अभिनय कराना, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, नेता आदि। 5. समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। एक समूह में किसी विषय पर बोलने का अभ्यास करना। 6. कहानी सुनाना बताना। बच्चों से कहानियां सुनने और उन्हें अपने शब्दों में सुनाने को कहना। 7. भाषण कौशल के विकास में आने वाली कठिनाइयां, डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट। शब्दों की कमी या सीमित शब्द भंडार। आत्मविश्वास की कमी। गलत उच्चारण। मंच भय, स्टेज फियर। भाषा का गलत प्रयोग। व्याकरण की अशुद्धियां। इन समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार अभ्यास, सकारात्मक वातावरण और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। 8. निष्कर्ष, कंक्लूजन। भाषण कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल आधार है। इस कौशल का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसे अभ्यास, प्रेरणा और उपयुक्त वातावरण के माध्यम से आसानी से संवारा जा सकता है। नौ. पठन कौशल, विस्तृत विवेचन, भेद एवं उद्देश्य। 1. भूमिका, इंट्रोडक्शन। पठन कौशल भाषा के 4 मूलभूत कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहणात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति लिखित शब्दों को देखकर उनका अर्थ ग्रहण करता है। पठन केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि अर्थ की समझ, विचारों की व्याख्या और भावनाओं की अनुभूति का माध्यम भी है। पढ़ना केवल आंखों से नहीं, मन और मस्तिष्क से भी होता है। 2. पठन कौशल का अर्थ, मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल। पठन कौशल से तात्पर्य है किसी भी लिखित सामग्री को समझते हुए उसे अर्थपूर्ण रूप में पढ़ना। इसका उद्देश्य केवल उच्चारण करना नहीं, बल्कि समझना और विचार करना है। 4. पठन कौशल के भेद, टाइप्स ऑफ रीडिंग बटा भेद ऑफ पठन कौशल। 1. मौन पठन, साइलेंट रीडिंग। बिना आवाज किए पढ़ना। समझ और तर्क शक्ति पर आधारित। उदाहरण, पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना। 2. उच्च स्वर पठन, लाउड रीडिंग। आवाज में पढ़ना। बच्चों को स्पष्टता और उच्चारण सिखाने में सहायक। उदाहरण, कक्षा में कविता पाठ, कहानी पढ़ना। 3. बोधात्मक पठन, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। पढ़ी गई सामग्री को समझने पर केंद्रित। इसके अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं। 4. त्वरित पठन, स्किमिंग स्कैनिंग। केवल मुख्य बातों को तेजी से पढ़ना।
सामान्य ज्ञान या तथ्यात्मक जानकारी के लिए। उदाहरण समय सारणी देखना, विज्ञापन पढ़ना। 5 आलोचनात्मक पठन, क्रिटिकल रीडिंग। लेखक के विचारों का विश्लेषण करना। तुलना, तर्क और निर्णय लेना। उदाहरण संपादकीय लेख पढ़ना। B.Ed 1 सेंट ईयर पेपर 4 पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी का शिक्षा शास्त्र। 5 पठन। छह पठन कौशल के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग स्किल। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि। भाषा ज्ञान और शब्दकोश का विस्तार। विचारों में स्पष्टता और तार्किकता। कल्पना शक्ति और रचनात्मकता में वृद्धि। परीक्षा की तैयारी में सहायक। जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। 7 निष्कर्ष, कंक्लूजन। पठन कौशल केवल एक भाषा कौशल नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और बौद्धिक उन्नयन का आधार है। आज के सूचना युग में पठन की आदत व्यक्ति को अधिक जागरूक, शिक्षित और विश्लेषणात्मक बनाती है। 10 लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल क्या है? लेखन कौशल भाषा के 4 प्रमुख कौशलों श्रवण, वाचन, भाषण, लेखन में से एक है, जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं आदि को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। लेखन केवल अक्षरों को जोड़ना नहीं है, यह एक रचनात्मक, संगठित और प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है। लेखन कौशल की विधियां, मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल सिखाने की कई विधियां हैं, जो विद्यार्थी की उम्र, स्तर और उद्देश्य के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। 1 स्वतंत्र लेखन विधि, फ्री राइटिंग मेथड। विद्यार्थी को किसी विषय पर खुलकर लिखने दिया जाता है। रचनात्मकता, स्वतंत्र सोच, कल्पना शक्ति का विकास होता है। उदाहरण, मेरे प्रिय शिक्षक, अगर मैं पक्षी होता, गर्मी की छुट्टियां। 2 निर्देशित लेखन विधि, गाइडेड राइटिंग मेथड। शिक्षक द्वारा संकेत, प्रश्न या ढांचा देकर लेखन करवाया जाता है। शुरुआती स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी। उदाहरण, संकेत, बाजार, बारिश, मेला। प्रश्न, तुम कहाँ गए, क्या देखा, आदि। अक्षर विन्यास में संधि और संयुक्ताक्षर महत्वपूर्ण हैं। संयुक्ताक्षर, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन बिना किसी स्वर के मिलते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। उदाहरण, प्लस शक्षा, प्लस रत्रा, ज प्लस नग्या। मात्राएं, स्वरों के चिन्ह जो व्यंजनों के साथ लगते हैं। मात्राएं, स्वर मात्रा। उदाहरण, अब का, आ का, इ की, की, उगुकु, उगुकु, रे क्री, ए के, ए के, ओ को, ओ को। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स इन हिंदी। चिन्ह नाम प्रयोग। उदाहरण, पूर्ण विराम वाक्य समाप्ति, राम स्कूल गया। अल्पविराम वाक्य में थोड़ी रुकावट, वह खड़ा हुआ, बोला और चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न के अंत में तुम कहाँ जा रहे हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य, भाव, आदेश, अरे तुम यहाँ कैसे। उद्धरण चिन्ह, किसी के कथन को दिखाने के लिए उसने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा। द्विबिंदु सूची या स्पष्टीकरण से पहले ध्यान दें, समय पर आए। अर्धविराम, 2 विचारों को जोड़ने के लिए वह आया, उसने देखा। कोष्ठक, अतिरिक्त जानकारी के लिए दिल्ली। स्वर क्या होता है?
व्हाट इज वॉवल? परिभाषा। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें उच्चारित करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध रुकावट के बाहर निकलती है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं। उदाहरण आ ई उ री ए ओ। स्वर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉवल्स। क्रम विशेषता विवरण। एक स्वतंत्र उच्चारण स्वर अकेले बोले जा सकते हैं जैसे आ ई आदि। दो, कोई अवरोध नहीं, उच्चारण में मुंह, जीभ, होंठ आदि वायु को नहीं रोकते। तीन, मात्रा होती है, स्वरों की मात्रा होती है जैसे बिना मात्रा आ ई आदि। चार, व्यंजन के साथ प्रयोग, व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते जैसे क प्लस अक। पांच, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की लंबाई के अनुसार वे ह्रस्व छोटे और दीर्घ लंबे हो सकते हैं जैसे ई ह्रस्व ई दीर्घ। छह, मूल ध्वनि भाषा की सबसे मूल और आवश्यक ध्वनियां होती हैं। सात, मात्रा चिन्ह द्वारा पहचान, जब स्वर व्यंजन के साथ आता है तो वह मात्रा बन जाता है जैसे का, की, कु। स्वरों के प्रकार, स्वर के वर्गीकरण। प्रकार स्वर। ह्रस्व स्वर छोटे अ ई उ री। दीर्घ स्वर लंबे आ ई उ ए ओ औ। संयुक्त स्वर ए औ, दो स्वरों का मेल। निष्कर्ष। स्वर भाषा की मूल ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। ये व्यंजन के उच्चारण के लिए आवश्यक होते हैं। हिंदी में कुल 11 मुख्य स्वर होते हैं। स्वर की विशेषताएं उन्हें व्यंजनों से अलग बनाती हैं।
14 उच्चारण शिक्षा का महत्व, दोष और उपाय। उच्चारण शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनंसिएशन ट्रेनिंग। 1. संप्रेषण की स्पष्टता, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। सही उच्चारण से बात का सही अर्थ सामने वाले तक पहुंचता है। गलत उच्चारण से अर्थ में भ्रम हो सकता है। 2. स्वरूप और प्रभाव, पर्सनैलिटी इम्पैक्ट। सुस्पष्ट उच्चारण व्यक्ति की बात को प्रभावशाली बनाता है और उसकी व्यक्तिगत छवि सुधरती है। 3. भाषा में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज। सही उच्चारण से भाषा का ज्ञान और प्रयोग दोनों सुधरते हैं। 4. शिक्षा और करियर में मदद, एजुकेशन करियर। अच्छा उच्चारण शिक्षकों, वक्ताओं और सभी पेशेवरों के लिए आवश्यक है। 5. सांस्कृतिक संरक्षण, कल्चरल प्रिजर्वेशन। मूल भाषा और उसकी ध्वनियों को सही उच्चारण से संरक्षित किया जा सकता है। उच्चारण दोष, प्रोनंसिएशन डिफेक्ट्स बटा एरर्स। 1. अशुद्ध उच्चारण, मिसप्रोनंसिएशन। शब्दों का गलत उच्चारण जिससे अर्थ में बदलाव आ जाता है। 2. अधिक जोर देना, ओवर स्ट्रेस। शब्द के किसी अक्षर या भाग पर अनावश्यक जोर देना। 3. अल्पसंवेदना, लैक ऑफ सेंसिटिविटी। ध्वनि के सूक्ष्म भेद न समझ पाना। 4. लय और ताल में कमी, लैक ऑफ रिदम। शब्द या वाक्य की लय और ताल बिगड़ जाना। 5. स्वर और व्यंजन की गलत ध्वनि, वॉवल कॉन्सोनेंट एरर्स। स्वर या व्यंजन का सही रूप न बोल पाना। 6. मूक वर्ण भूल जाना, इग्नोरिंग साइलेंट लेटर्स। कुछ शब्दों में मौन अक्षरों को भूलकर बोलना। उच्चारण दोषों के उपाय, सॉल्यूशंस टू प्रोनंसिएशन डिफेक्ट्स। 1. सुनने की आदत विकसित करें। सही उच्चारण सुनें और उसे दोहराएं, जैसे रेडियो, टीवी, शिक्षक या भाषा विशेषज्ञों से। 2. ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। शब्दों को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास करें। 3. मौखिक अभ्यास, ओरल प्रैक्टिस। अखबार पढ़ें, कविताएं सुनाएं और बोलने का अभ्यास करें। 4. स्वर और व्यंजन पर विशेष ध्यान दें। उनकी सही ध्वनि और मात्रा का अभ्यास करें। 5. शब्दों को तोड़कर पढ़ें। लंबे शब्दों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उच्चारण करें। 6. शिक्षक या विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें। किसी भाषा विशेषज्ञ की मदद से उच्चारण सुधारें। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।